गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की क्लास चल रही थी अपनी। इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने हुक्स लॉ पढ़ा था, है ना, और जनरलाइज हुक्स लॉ भी पढ़ लिया था। आज अपन देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। जो अपने हुक्स लॉ पढ़ा है उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है वो भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन है हुक्स लॉ की, वो है आपके रेक्टेंगुलर बार subjected to 3D stress। देखो जो हुक्स लॉ पढ़ा था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो उस सिस्टम की जो अपने हुक्स लॉ पढ़ा था उसकी अपन क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है अपनी, वो एप्लीकेशन है रेक्टेंगुलर बार सब्जेक्टेड टू 3D स्ट्रेस। अगर आपके पास कोई बार हो, है ना, जैसे ये आपके पास रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है, ये कोई रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है, ये आपके पास कोई रेक्टेंगुलर बार थी। इसके ऊपर कैसा स्ट्रेस है, 3D स्ट्रेस। 3D का मतलब ये आपका क्या, सिग्मा एक्स, है ना, तीनों, और ये आपका क्या, सिग्मा वाई, और ये डायरेक्शन क्या होगी, सिग्मा जे। कोई रेक्टेंगुलर बार थी, जैसे मैं अगर बात करूं, कोई भी बुक की बात करूं तो रेक्टेंगुलर बार जैसी दिखेगी आपको। तो तीनों स्ट्रेस आपको दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसकी लेंथ कितनी है, एल इसकी लेंथ है, और अगर विड्थ की बात की जाए बी, और हाइट कितनी है, ठीक है। तो अगर इसकी वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम कितना होगा इसका, लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, LHB या LBH, ये इसके क्या होगा, वॉल्यूम। अब आपको क्या करना है, आपको हुक्स लॉ से आप क्या निकालते थे, स्ट्रेन निकालते थे, डिफॉर्मेशन निकालते थे कि कितना डिफॉर्मेशन है। तो आपको यहाँ भी क्या करना है, वो डिफॉर्मेशन निकालना है। अगर आप देख रहे हो कि 3D स्ट्रेस सिस्टम है, तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू आएगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन V की जो वैल्यू आएगी वो निकालनी है। अगर आपके पास ये वॉल्यूम है, ठीक है, मैं आपको बोलूँ कि इसका डिफ्रेंशिएट करके बताओ dV का। अगर इस वॉल्यूम का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, तीनों के रिस्पेक्ट में होगा। अगर मैं पहले केस में LH को कांस्टेंट रख दूं तो dV बाई कितना होगा, बताओ क्या हो जाएगा, dV हो जाएगा। किसी भी, अगर मैं बात करूं t के रिस्पेक्ट में, अगर मैं बात करूं किसी भी लेंथ के, कोई पर्टिकुलर किसी भी के रिस्पेक्ट में बात करूं, मान लो मैंने अगर dV किया तो पहले LH dB हो जाएगा, फिर हो जाएगा LB DH, फिर बात करें तो HB DL। अगर मैं किसी का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करता हूं तो जैसे ही मैंने डिफ्रेंशिएशन किया, आप देखो dV किया मैंने, तो dV किया तो एक बार तो पहले क्या हुआ, LH कांस्टेंट हो गया तो B का हो गया dV, फिर LB को कांस्टेंट मान लिया तो S का हो गया DH, फिर HB को कांस्टेंट मान लिया तो L का हो गया dV, ठीक है। अब अगर इसके अंदर मैं V का डिवाइड कर दूं, किसका डिवाइड कर दूं, पूरे के अंदर V का डिवाइड कर दिया, कर सकता हूं। जैसे ही V का डिवाइड करूंगा तो dV बाई V LH dB, V की वैल्यू कितनी है, LBH, इसकी वैल्यू कितनी है, LBH, HBDL, LBH, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन में LBH का डिवाइड कर दिया। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आप देखोगे इस इक्वेशन में LH तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसमें देखोगे तो LB कैंसिल हो जाएगा, इसमें हो जाएगा HB। तो अगर dB बाई V की वैल्यू निकालोगे, dB बाई V इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से आएगा dB बाई B, dB अपॉन B, प्लस इधर आएगा DH अपॉन H, प्लस यहाँ आएगा DL अपॉन H। क्या ये आएगी इक्वेशन? इतना आपको समझ में आ गया कि dV बाई V क्या आया आपके पास। तो अगर आप इसको अच्छे से देखो, ये dV बाई V है क्या, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर इसको DL बाई L वॉल्यूम है तो ये देखोगे DL बाई L क्या है,
अगर dl/l आप देखोगे तो ये x डायरेक्शन में या लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में क्या है, स्ट्रेन है। अगर इसकी बात की जाए तो ये किस में, ये x डायरेक्शन में बोल सकते हो उसको, x डायरेक्शन में, क्योंकि ये डायरेक्शन कौन सी है, x डायरेक्शन में स्ट्रेन, प्लस अगर इस h की बात करूंगा तो ये देखो ये क्या है, y डायरेक्शन में स्ट्रेन, और इसकी बात करूंगा तो ये क्या है, z डायरेक्शन में स्ट्रेन। इसका मतलब जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा वो टोटल स्ट्रेन ये एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z होगा, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन s प्लस एप्सिलॉन v, लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि एप्सिलॉन x की वैल्यू बताऊं, मैंने जनरलाइज हुक्स लॉ बताया था लास्ट क्लास में, आप देख सकते हो। अगर मैं एप्सिलॉन x की बात करूंगा, एप्सिलॉन x की वैल्यू आप कैसे निकालते थे, सिग्मा x अपॉन ई, ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडिनल। अगर आपको अब y वाले निकालने टर्म तो वो क्या होंगे, लेटरल होंगे, तो सिग्मा y अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा z अपॉन ई। अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आया तो आप लास्ट वाला वीडियो देख सकते हो, लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया कैसे मैं एप्सिलॉन x, अब ये एप्सिलॉन y निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, सिग्मा y अपॉन ई। अब y होगा तो आप खुद सोचो कि y डायरेक्शन, अगर मेरे इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो ये मेरा लॉन्गिट्यूडिनल होगा और दोनों क्या होंगे, लेटरल। जब मैं x की बात कर रहा था तो x मेरा लॉन्गिट्यूडिनल था और दोनों क्या थे, लेटरल। तो लेटरल में हमेशा क्या होता है, y और z के साथ क्या आता है, म्यू आता है। ठीक है, तो म्यू सिग्मा x अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा z अपॉन ई। सेम अगर सिग्मा z की बात करूँ तो सिग्मा z अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा x अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा y अपॉन ई। तो आप देख रहे हो एप्सिलॉन x, एप्सिलॉन y और एप्सिलॉन z तीनों की आपने क्या कर लिया है, वैल्यू निकाल ली। अब अगर आपको एप्सिलॉन v निकालना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एप्सिलॉन v, तो तीनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z। तीनों को ऐड करोगे तो एक टर्म तो आपके पास सिग्मा x अपॉन ई प्लस सिग्मा y अपॉन ई प्लस सिग्मा z अपॉन ई आएगा। सिग्मा x अपॉन ई प्लस सिग्मा y अपॉन ई प्लस सिग्मा z अपॉन ई। अब तीनों को मैं ऐड कर रहा हूं तो एक तो ये टर्म आएगा तीनों में। अब देखो दो टर्म सिग्मा y अपॉन ई और इसमें भी है सिग्मा y अपॉन ई, सिग्मा x अपॉन ई, सिग्मा x अपॉन ई, म्यू सिग्मा z अपॉन ई, म्यू सिग्मा z अपॉन ई। इसका मतलब सारे टर्म क्या है, दो बार है ना। तो अगर दो बार है, क्या इसमें ऐसा कर सकता हूं मैं, और सारे क्या माइनस के, तो क्या मैं ऐसा कर दूं 2 म्यू अपॉन ई, है ना, और सारे टर्म दो बार है तो ऐड करूंगा तो क्या आएगा, सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z। क्या ऐसा ही आएगा, बता सकते हो आप, ऐसा ही होगा। इसको मैं ऐसा लिख दूं, सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z अपॉन ई माइनस 2 म्यू अपॉन ई सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z। अब यहाँ भी सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z, यहाँ भी सिग्मा x प्लस सिग्मा y सिग्मा z। तो अगर मैं कॉमन ले लूँ अपॉन ई, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन ई। तो बच्चों ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, एप्सिलॉन वी की, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू निकाल सकते हो। किसकी हेल्प से, हुक्स लॉ की हेल्प से आपने वैल्यू निकाली है। तो वैल्यू क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। अगर आपको पता हो तो ये वैल्यू किस जैसी लग रही है आपको, तो उसकी बाद अपन बाद में करेंगे। अगर यहाँ म्यू की वैल्यू 1/2 हो या 0.5 हो, अगर म्यू की वैल्यू क्या हो 0.5 हो, तो आप देख सकते हो ये वैल्यू, अगर यहाँ म्यू की वैल्यू में 0.5 पुट करूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब अगर आपका मटेरियल ऐसा हो जिसकी पॉइजन्स रेशियो कितना हो 0.5 हो, तो उस केस में वहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक चेंज कितना आएगा, उसके वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन कितना होगा, वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन होगा 0। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका पॉइजन्स रेशियो 0.5 होगा, उसका रेक्टेंगुलर बार में अगर 3D स्ट्रेस निकालना है तो वो वॉल्यूम में चेंज कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम क्या है, रेक्टेंगुलर बार सब्जेक्टेड टू 3D स्ट्रेस। ठीक है, अगर नेक्स्ट अपन बात करें इसके बाद, अब सेकंड एप्लीकेशन करते हैं। ये आपको समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो अपन नेक्स्ट करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए आप इसको।
बिल्कुल ईजी। अगर आपको कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया तो आप कोई सा भी एप्लीकेशन वो सारे कर दोगे। तो अगर सेकंड एप्लीकेशन की बात करूं तो सॉलिड सर्कुलर बार, सेकंड जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन क्या है, सॉलिड सर्कुलर बार। सॉलिड सर्कुलर बार, ठीक है। अगर सॉलिड सर्कुलर बार, अगर बार बनाने की कोशिश करूं सॉलिड सर्कुलर बार, तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ सॉलिड सर्कुलर बार होगा। इसकी ये लेंथ कितनी हो, ये मान लो L है इसकी लेंथ, और अगर इसका डायमीटर की बात करूं तो इसका डायमीटर कितना है, मान लो D, ठीक है। तो ये मैंने क्या बनाया, सॉलिड सर्कुलर बार बनाया, लेंथ इसकी L है और डायमीटर कितना है D। अब बच्चों बताओ, अगर इसका वॉल्यूम मुझे निकालना हो तो वॉल्यूम क्या होगा, π/4 d स्क्वायर इंटू एल, क्या यही होगा, π/4 d स्क्वायर इंटू एल। अब आपको अगर चेंजेस निकालना हो वी में, तो वी में चेंजेस कितने होंगे, dv। जैसे प्रीवियस केस में क्या था सेम, तो π/4 d स्क्वायर को अगर मैं π/4 तो कांस्टेंट है ही, ठीक है, तो पहले मैंने d स्क्वायर को कांस्टेंट माना तो l का कितना हो जाएगा dl, प्लस अब की बार π/4 l को कांस्टेंट मान लिया तो d स्क्वायर का कितना होगा, d स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है 2d इंटू, इसको कैपिटल D कर दूं, कैपिटल कर दूंगा तो सही रहेगा। तो d स्क्वायर का कितना होगा, d स्क्वायर का हो जाएगा 2d और इसका हो जाएगा d इंटू डी, ठीक है, इतना ही होगा। अब सेम जैसे मैंने पहले किया था, अगर मैं v से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाई v, अगर v से डिवाइड करूंगा तो dv अपॉन v इक्वल्स टू, इस v से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, π/4 d स्क्वायर l प्लस π/4 l इंटू 2d अपॉन π/4 d स्क्वायर l, ठीक है, समझ में आया। तो देखो अगर यहाँ आप देखते हो dv/v इधर रहेगा, π/4 से π/4 कैंसिल, d स्क्वायर से d कैंसिल, ठीक है। तो पहला जो टर्म आएगा dv/d का, dv/d इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पे dl अपॉन l प्लस एक तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे π/4 से π/4 कैंसिल, l से l कैंसिल, एक d से d कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2dd अपॉन कैपिटल D। ये बात आपको समझ में आई। dv/v की जो वैल्यू आई dl अपॉन l प्लस 2 डेल्टा d अपॉन d। इसका मतलब आप देख सकते हो, अगर इसको मैं क्या लिखूं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन v लिखूं तो ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एप्सिलॉन l प्लस ये क्या होगा, एप्सिलॉन d, क्योंकि ये क्या है, डायमीटर में चेंज है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये अगर लॉन्गिट्यूडिनल है तो वो क्या होगा, ये आपका क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन होगा, ठीक है। या अगर ये लेंथ में स्ट्रेन आप चेक कर रहे हो तो ये किस में होगा, डायमीटर में स्ट्रेन चेंज होगा, है ना। तो एप्सिलॉन v की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, किस केस में, जब आपके पास क्या हो, सॉलिड सर्कुलर बार हो, ठीक है। तो आपने पहले निकाला रेक्टेंगुलर बार के लिए, फिर सॉलिड स्क्वायर बार के लिए। अब अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो कैसा है, ऑब्जेक्ट है आपके पास स्पेयर, है ना। अगर आपके पास कैसी बॉडी है, स्पेरिकल बॉडी, समझने की कोशिश कीजिए, बॉडी कैसी है आपके पास, स्पेरिकल बॉडी। अगर बच्चों स्पेरिकल बॉडी है ना, बॉडी कैसी है, स्पेरिकल है, तो स्पेरिकल बॉडी में ये आपके पास स्पेयर है, इसका डायमीटर आपको पता है कितना है, d है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, सबको पता है π/6 d³, वॉल्यूम इतना ही होता है π/6 d³। तो अगर आपको इस केस में dv निकालने की कोशिश करनी है तो dv कैसे निकालोगे, π/6 तो आपके पास कांस्टेंट है, d³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3d स्क्वायर, और d का कितना हो जाएगा, dd। कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं अपन, सेम ऐसे ही करते हैं। अब आपको बोले कि आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई dv, सॉरी v। अगर v से इस इक्वेशन में मैं डिवाइड करूं तो v से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, dv/v इक्वल्स टू π/6 3d स्क्वायर dd अपॉन π/6 d³। π/6 से π/6 कैंसिल हो गया,
डी स्क्वायर से एक डी बचा, ठीक है, तो आप इसे चेंज करके देखोगे तो डी बी बाई वी इक्वस टू 3 अपॉन डी। तो ये डी वी बाई वी क्या है, ये तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन वी इक्वस टू क्या आ गया 3 इंटू स्ट्रेन इन डायमीटर, तो एप्सिलॉन वी इक्वस टू क्या आ गया 3 एप्सिलॉन डी। तो सिंपल सा अगर आप तीनों कंसेप्ट में आप देखो कि आपको क्या समझ में आया, कि इसमें निकाल रहे थे तब आप जब दो चीजें चेंज हो रही थी, वेरी हो रही थी, तो एप्सिलॉन एल प्लस 2 एप्सिलॉन डी था। अगर तीनों चेंज हो रहे थे तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा डी आया। अगर दो चेंज हो रहे थे तो एप्सिलॉन एल प्लस 2 डी आया। अगर एक ही चेंज हुआ तो अगर डायमेट्रिक, क्योंकि स्पेयर में जब डिफॉर्मेशन होगा तो कैसे होगा, डायमेट्रिकल होगा। अगर इसमें तो चेंज होगा तो या तो डायमीटर में होगा या लेंथ में होगा। तो जितने चेंज होने की पॉसिबिलिटी है वो सारी पॉसिबिलिटी इसमें आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्पेरिकल बॉडी में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। समझ में आया आपको, है ना। तो ये था आपका सिंपल सा एप्लीकेशन थे किसके, हुक्स लॉ के। समझ में आया कि नहीं आया आपको। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, अब देखो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर आप जब स्ट्रेस अप्लाई करते हो, है ना, अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो उसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेन आएगा, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, है ना। अगर मैं एक्सियल डायरेक्शन में स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ या फोर्स अप्लाई करता हूँ, है ना, तो कुछ ना कुछ इलोंगेशन होगा। तो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ एक्सियल इलोंगेशन इन बार। टॉपिक का नाम है एक्सियल इलोंगेशन, टॉपिक का नाम है एक्सियल इलोंगेशन इन बार। तो आपके पास जो भी बार है उसके अंदर कैसा इलोंगेशन देखना है आपको, एक्सियल इलोंगेशन कितना हुआ वो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो। देखो सिंपल सा फंडा है, आपके पास ये कोई बॉडी थी, ठीक है, इसकी लेंथ थी L, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा है। आप इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो था A, क्रॉस सेक्शन एरिया A था। अगर आप इसके ऊपर स्ट्रेस टेंसाइल फोर्स अप्लाई करोगे, जैसे ही आपने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, आपको पता है इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा। मान लो इतना डिफॉर्मेशन हो गया और उस डिफॉर्मेशन को मैंने किससे नोट कर दिया, डेल्टा से। अगर क्योंकि चेंज आप देखते हो तो किससे नोट करते हो, डेल्टा से ही नोट करते हो। तो उस बॉडी में टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करने से जो चेंजेस हुआ, जो डिफॉर्मेशन आया, वो क्या है, डेल्टा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको पता है जब आपको स्ट्रेन निकालना हो तो स्ट्रेन एप्सिलॉन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ या डिफॉर्मेशन डेल्टा ही हुआ, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L। आपसे बोला जाए कि स्ट्रेस बताओ, तो स्ट्रेस सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, कितना आपने P फोर्स लगाया और एरिया कितना था। ये दोनों चीज आपको समझ में आई। स्ट्रेन और स्ट्रेस अपन कैसे निकालेंगे, तो स्ट्रेस सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अगर दोनों कंसेप्ट बच्चों आपके समझ में आ गए तो आपने पढ़ा है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि हुक्स लॉ यही तो था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, व्हेन वी रिमूव द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन देन ए कांस्टेंट कम्स, दैट कांस्टेंट इज नोन एज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। तो ये E है वो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो अगर आपको E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप सिग्मा और एप्सिलॉन की वैल्यू, ये जो वैल्यू थी आप इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर दीजिए। जैसे ही आपने वैल्यू पुट की, सिग्मा की वैल्यू P अपॉन A और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, डेल्टा अपॉन L है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यही तो था। सिग्मा की वैल्यू P अपॉन A और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा अपॉन L। ये वैल्यू आपने क्या कर दी, पुट कर दी, ठीक है। अब E इक्वल्स टू आपके पास आ गया PL अपॉन A डेल्टा। आपसे पूछे कि भाई साहब आप ये बताओ कि इसके अंदर डिफॉर्मेशन कितना हुआ या इलोंगेशन, तो इलोंगेशन तो भैया डेल्टा ही हुआ, क्योंकि इलोंगेशन तो यही है। अगर आपको डेल्टा की वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा को इधर लेके आ जाओ, E को इधर लेके आ जाओ, तो डेल्टा इक्वल्स टू PL अपॉन AE। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है इसमें से कि एक्सियल बार के अंदर इलोंगेशन कितना हुआ। जितने स्टार लगा सकते हो आप लगा सकते हो। तो इलोंगेशन डेल्टा इक्वल्स टू क्या आया, PL अपॉन AE।
अब आपसे कोई पूछे कि सर ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, क्या ये फॉर्मूला जो आपने निकाला एक्सियल इलोंगेशन इन बार डेल्टा, वो क्या हर जगह वैलिड है? देखो हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिटेशन जरूर होती है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, कंडीशन क्या है इस फॉर्मूले को यूज़ करने की? तो कंडीशन सबसे पहले आपके पास जो बार होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? प्रिज्मेटिक बार होनी चाहिए। कैसी बार होनी चाहिए? प्रिज्मेटिक, है ना। तो पहली कंडीशन क्रॉस सेक्शनल शुड बी प्रिज्मेटिक। तो आप लिख सकते हो क्रॉस सेक्शन शुड बी प्रिज्मेटिक। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो है कि जो आपके पास क्रॉस सेक्शन है वो कैसा रहना चाहिए? प्रिज्मेटिक रहना चाहिए। सेकंड, मटेरियल शुड फॉलो हुक्स लॉ। हम जो अभी एप्लीकेशन पढ़ रहे थे हुक्स लॉ की, तो जिस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, जिस लॉ के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो मटेरियल उस लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? तो ये जो मटेरियल है, जिस मटेरियल की अपन बात करें, जिसके ऊपर अपन फोर्स लगा रहे हैं, वो मटेरियल आपका हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तीसरा, फोर्स आपका फोर्स शुड बी कांस्टेंट इन ईच डायरेक्शन। अब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, हर डायरेक्शन में फोर्स वही रहना चाहिए, है ना। या आप बोल सकते हो ईच सेक्शन, डायरेक्शन की बात करें, या ईच सेक्शन ऑफ द बार, ईच सेक्शन ऑफ द बार। तो भैया ये जो बार थी, इसके ऊपर हर सेक्शन पे जो आपका फोर्स है वो क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो होगी तो आप बोल सकते हो कि ये जो लॉ है वो आपका अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में आपका एक्सियल इलोंगेशन डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? PL/A। अगर इसी फॉर्मूले में अगर मैं P की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं कि P की वैल्यू क्या है, बताना आप। अगर इसके अंदर P की वैल्यू निकालनी पड़े मुझे, किसकी वैल्यू? P की। अगर P की वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा इंटू AE/L, क्या इतनी होगी? P को इधर रखा, AE/L को इधर लेके आ गया। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपने एक फोर्स पढ़ा होगा, फोर्स इक्वल्स टू -K × X, कि अगर कोई स्प्रिंग होती है तो स्प्रिंग के केस में जब आप फोर्स निकालते हो तो फोर्स क्या कितना आता है? K × X आता है। या इसमें जो X क्या है, इसके अंदर जो लेंथ थी, ये लेंथ में चेंज X था, तो X की वैल्यू आती है F/K। और ये K क्या होता था? K होता था आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होता था इसमें। लेकिन अगर ऐसा ही कुछ मैं यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करूँ, वहाँ तो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट तो होगा नहीं। तो अगर मैं वैसा ही कुछ यहाँ अप्लाई करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि P = डेल्टा इंटू AE/L। इसका मतलब डेल्टा तो इलोंगेशन, मतलब ये x के इक्वल हो गया, तो AE/L है वो कोई ना कोई क्या होगा? क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा K। तो इसको बोला जाता है एक्सियल स्टिफनेस ऑफ द बार। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में भी, AE/L क्या है? एक्सियल स्टिफनेस ऑफ द बार। तो ये जो अपन फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं, ये जो एक्सियल इलोंगेशन निकाल रहे हैं बार के अंदर, ये किसके लिए निकाल रहे हैं अपन? ये बार कैसी है? प्रिज्मेटिक। तो किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं अपन? ये प्रिज्मेटिक बार के लिए। अगर नॉन प्रिज्मेटिक होगी तब अपन दूसरा केस देखेंगे। तभी अपन ने क्या बोला कि क्रॉस सेक्शन शुड बी प्रिज्मेटिक। तो ये प्रिज्मेटिक बार के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपन। तो AE/L = एक्सियल स्टिफनेस ऑफ द बार। अगर आपसे बोले कि ये AE क्या है, इस AE का भी एक अच्छा सा नाम है। इस AE को बोला जाता है एक्सियल रिजिडिटी। क्या बोला जाता है? एक्सियल रिजिडिटी। तो ये था आपका एक्सियल इलोंगेशन इन प्रिज्मेटिक बार। तो आपसे पूछे तो आप ऐसे पूरा फॉर्मूला फाइंड आउट करके बता सकते हो, और इस पे न्यूमेरिकल आते हैं 100% डेल्टा = PL/AE पे, है ना। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें अपन करेंगे कि जब बार है वो नॉन प्रिज्मेटिक होगी या सर्कुलर टेपर्ड होगी या रेक्टेंगुलर टेपर्ड होगी, तो उस केस में अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको देखना है नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, है ना। अगर आपको समझ में कोई टॉपिक नहीं आया तो आप कमेंट करके बता दें कि सर ये टॉपिक कैसे हुआ, कैसे समझ, वो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।